अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी स्पेस है जिसमें वो किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स हमारे पास एक चार्ज, तो उस चार्ज के अराउंड एक रीजन है, एक स्पेस है, और ये स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस है। जैसे अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो हमारे पास किसी प्लेन में नहीं है। तो चार्ज के अराउंड एक स्पेस की बात हम कर रहे हैं कि एक स्पेस है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा तो उस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से क्या मुराद है कि अगर तो लाइक चार्ज आएगा तो वो रिपल्शन होगी, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। और अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस आते हैं, मीन्स ऑपोजिट चार्ज आता है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगी। तो जिस रीजन में एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डिफाइन करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस। और ये फिर मैं कह दूं ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है। तो रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज within which it can produce its electrostatic effect। और जहां पर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब वो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस पॉइंट को इन्फिनिटी पॉइंट कहा जाता है। तो इट कैन प्रोड्यूस इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट किसके ऊपर? ऑन अदर चार्ज। तो ये सिंपल सी हमारे पास स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रीजन है या जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ये स्पेस हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है। और जहाँ पर जाकर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाती है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर जाकर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाए, वो बेसिकली आपका पॉइंट कौन सा कहलाता है? इन्फिनिटी पॉइंट कहलाता है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पर एंड हो जाए वो आपका इन्फिनिटी पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होती है। तो इन्फिनिटी पॉइंट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाए नेक्स्ट डिपेंडेंस की तरफ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है, मतलब वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंस है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर है। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से? नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमारे पास जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रांग होगी या उसकी स्पेस ज़्यादा होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पहला फैक्टर है, और इसके साथ इसकी जो डिपेंडेंस होगी वो डायरेक्ट होगी। तो मैं सामने डी लिख रहा हूँ इसे समझने के लिए कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो डी आर मैं लिख देता हूँ। दूसरा फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। जैसे हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जितना अर्थ से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती जाती है, इसी तरह चार्ज से भी जितना हम दूर जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। यहाँ पर जो इसका रिलेशन है वो इन्वर्स है। और तीसरा फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है दैट इज मीडियम अराउंड द चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं परमिटिविटी का इफेक्ट हमारे पास है। तो जो मीडियम अराउंड द चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है। मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट। तो मीडियम अराउंड द चार्ज, और इसके साथ भी इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इनवर्स रिलेशन। इन्फिनिटी पॉइंट मैं दोबारा बता दूं, इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, मतलब वो पॉइंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जहां खत्म हो जाए दैट इज द इन्फिनिटी पॉइंट फॉर अर्थ। तो एक चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखिएगा, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है, एंड दीज इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कभी एमसीक्यू आए तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इमेजिनरी लाइन से होती है, और उन इमेजिनरी लाइंस को नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब यहाँ स्टेटमेंट जो लिखी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए वो क्या है?
और कई बच्चे इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते हैं स्टेटमेंट्स को। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एमडी कैट के अंदर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिकॉल के क्वेश्चन आपके 30% है और आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं। तो आपने कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना, इनको लाजमी तौर पर आपने अपनी बुक से पढ़ना है, लेक्चर से पढ़ना है, ताकि कोई स्टेटमेंट लिखी हो तो आप उसको गलत ना करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पहली बात याद रखिएगा, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। और इन इमेजिनरी लाइंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास होता है, बेसिकली दीज इमेजिनरी लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वो पाथ है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी समझ लें। यूनिट मतलब 1 होता है। यूनिट का मतलब हमारे पास क्या है कि 1, कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है और पोलैरिटी उसकी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये एक तरह का टेस्ट चार्ज है। एक तरह का क्या है? ये टेस्ट चार्ज है जो हम यूज करते हैं उन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। अब जरा इस चीज को ऑब्जर्व करें। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर हम उसी टेस्ट चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव रिपेल होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। अब जो पाथ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए पाथ क्या है? आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे तो क्या ड्रॉ करोगे? आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और वो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स अगर हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे लगती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल होती हैं। क्या होती है? रेडियल। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स वो रेडियल फोर्स है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हैं? दे आर रेडियल। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो दे आर रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ क्या है? वो पाथ हमारे पास इनवर्ड है, तो उसके लिए क्या होगा? रेडियली इनवर्ड होगी। तो रेडियल का वर्ड जरूरी है, और रेडियल शो करेगा कि यहां पर जो यूनिट वेक्टर हमारे पास यूज हो रहा है दैट इज आर। तो ये मैंने जो एरो ड्रॉ की है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। तो इसके लिए साथ में लिख देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर पूछा जाएगा तो दैट इज रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर पूछा जाएगा तो दैट इज रेडियली इनवर्ड। ये एक सिंपल से क्वेश्चन है। दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक कन्वेंशन है बच्चे, हम यूनिट नेगेटिव चार्ज यूज नहीं करते। अगर हम यूनिट नेगेटिव चार्ज यूज करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड हो जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हो जाएंगी। तो कन्वेंशन हमेशा यूज होती है, जब भी चेंज करोगे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब दो आसान से क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, कम होती है? और इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, कम होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करने का मतलब क्या है? अब दूर जाओगे। अगर आप क्या करो? फॉलो करो किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो आपको नजर आ रहा है फॉलो करने का मतलब है एरो आउटवर्ड है, तो आप दूर जाओगे। तो इफ यू फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव चार्ज, तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को फॉलो करने के लिए आंसर आएगा डिक्रीज। और अगर सेम क्वेश्चन आपके पास नेगेटिव चार्ज के लिए हो, कि अगर आप नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज देन, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर होगा कि अब अगर फॉलो करेंगे तो आप करीब आएंगे। एरो इनवर्ड है, एरो क्या है? इनवर्ड है।
नेगेटिव के लिए फॉलो करने का मतलब करीब आना, तो जितना करीब आओगे उतना डिस्टेंस कम हो रहा है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये मैं रिलेशन नहीं लिख रहा, मैं बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, और यहाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों ने याद रखने हैं कि इफ़ यू फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज, and if you follow the electric field lines of negative charge, electric field intensity will increase. What about the potential? Potential के बारे में क्या कहेंगे बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास डिक्रीज कर रही है, तो याद रखें यहाँ पोटेंशियल भी क्या करेगा, वो हमारे पास डिक्रीज ही करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज करेगी, हमारा पोटेंशियल भी वो डिक्रीज करेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो सेम आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम आंसर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।